हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है। कॉन्सेप्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का पार्ट 12। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। इससे पहले हमने टोटल 11 पार्ट्स अपलोड कर दिए, आप उनको भी देख लीजिए जिससे कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वन मोर रिक्वेस्ट गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसके सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज आर 30% एंड 45% रिस्पेक्टिवली। ए बॉय स्कोर्ड 280 marks and failed by 80 marks. How many more marks did a girl require to pass in test if she scored 108 marks? एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण क्रमशः 30% और 45% है। एक लड़के ने 280 अंक प्राप्त किए और 80 अंकों से फेल हो गया। एक लड़की जिसने 108 अंक प्राप्त किए, उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में बताना क्या है कि जो गर्ल्स है उसको पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक चाहिए। तो सबसे पहले हमें जो सवाल में गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। एक परीक्षा में क्या है, लड़कियों तथा लड़कों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण परसेंट, मतलब गर्ल्स के लिए कितना है परसेंटेज? गर्ल्स के लिए जो है वो है 30% पासिंग मार्क्स है ना, ये 30% आएंगे तो पास हो जाएगा। उसके बाद बॉयज़ के लिए जो है 45% पासिंग मार्क्स हैं परसेंटेज में। अब आगे ये बोला गया है कि एक लड़के ने 280 अंक प्राप्त किए, मतलब बॉयज़ ने कितने अंक प्राप्त किए, रिसीव कितने किए? 280। और क्या हुआ, 80 अंकों से वह फेल हो गया। फेल कितने से हुआ? 80 से। और एक लड़की जिसने 108 अंक रिसीव किए, मतलब गर्ल्स ने कितने किए? 108 मार्क्स रिसीव किए, तो उसे उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है, मतलब पास होने के लिए कितने और अंक चाहिए? 108 तो उसको मिल चुके हैं, लेकिन अभी और कितने मिलेंगे जिससे कि वो पास हो जाएगी? तो सबसे पहले हमें इस सवाल को सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पता होना चाहिए कि पूर्णांक कितने मार्क्स का है, ताकि जैसे ही हम पूर्णांक निकाल लेंगे तो उसका 30% ज्ञात कर लेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। चलो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, बॉयज़ को क्या है 45% अंक जो है वो पास होने के लिए चाहिए। 280 तो उसको मिल चुके हैं और 80 से फेल हो गया, मतलब मैं अगर इन दोनों का योग कर लूँ 280 और 80 का, तो कितना हो जाएगा? 360। अगर 360 नंबर आ जाते तो पास हो जाता। और परसेंटेज में कितने? 45%। मतलब सीधा सा फंडा ये है कि 45% बराबर है 360 नंबर के। तो यहाँ से हम क्या 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो 360 बटे कितना होगा? 45%। और ज्ञात क्या करना है? पूर्णांक मतलब क्या? 100%। बस यहाँ से इसको सोल्व कर दो। तो 9 से 40 बार और 9 से 9 5 45, 5 से 8 बार और 8 का मल्टीप्लाई 100 में, तो पूर्णांक कितना हो गया? 100%, मतलब जो कितना हो गया? 800। 8 का मल्टीप्लाई 100 में कितना हो गया? 800। मतलब यहाँ पे हमें पूर्णांक पता चल चुका है कि 800 है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, 800 का 30% निकाल लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क्स क्या है। तो 800 का 30% कितना होगा? 2 0 से 2 0, 8 3 24। मतलब गर्ल्स को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 240। उसने प्राप्त कितने किए? 108। अब इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है? 2, उसके बाद 3 1। अगर 132 अंक और मिल जाते हैं तो वो क्या पास हो जाती? और हमें भी क्या पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने और अंकों की आवश्यकता है, तो कितने अंकों की आवश्यकता है? 132। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? 132। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन में ए मैन कंप्लीट्स अ जर्नी इन 10 hours. He travels the first half of the distance at 21 km/h and second half at 24 km/h. Find the total distance traveled by him. मतलब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक व्यक्ति एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा में पहली आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है।
तो उसके द्वारा तय की गई दूरी हमें यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है। मतलब टोटल उसने कितनी दूरी तय की वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें सवाल में क्या, एक व्यक्ति एक यात्रा 10 घंटे में पूरा करता है, मतलब टोटल जो हमें टाइम दिया वो कितना है, 10 घंटे। उसके बाद वह यात्रा में पहली आधी दूरी, मतलब हम यहाँ से मान लेते हैं कि टोटल जो है ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है, ये डिस्टेंस, उसमें से आधी दूरी मतलब 50% जो दूरी है उसकी स्पीड कितनी है, 21 किलोमीटर आवर, और जो आधी शेष दूरी उसकी कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, चाल है दोनों की चाल से तय करता है। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें दूरी तो यहाँ पर ज्ञात करना है, लेकिन आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आधी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो यहाँ पे क्या हमें दो चाल है, तो हम उसकी एवरेज चाल निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस y, ठीक है। अब हमें यहाँ पर दो चालें दे रखी है, तो हम इसकी एवरेज चाल कैसे निकालेंगे, यहाँ से एवरेज चाल 2x क्या होगा, 21 मल्टीप्लाई 24, और इन दोनों का योग कितना होगा, 21 प्लस 24 कितना होगा, 45, 24 और 21 कितना होगा, 45 ही होगा, ठीक है। यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना होगा, तीनों से तो 21, 3 से 15 बार, उसके बाद तीनों 8 24, तीनों 5 15, तो यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 7 8 56, 56 का डबल कितना होगा, 56 मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड में कितना है 5, तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर लेंगे तो 6 2 12, 5 2 10 और 1 11, मतलब 112/2 5, 112/5 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गई, हमारी एवरेज स्पीड आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड पता चल चुकी है कि कितनी है, 112/5, और यहाँ पर हमें समय भी पता है, समय क्या है, 10 घंटे। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर क्या, चाल इंटू समय। चाल हमें पता है कितनी है, यहाँ पर 112/5, और समय जो है वो भी हमें पता है, टाइम कितना है, 10 घंटे। बस यहाँ से हमें क्या डिस्टेंस मिल जाएगी, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 5 से 2 बार, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 112 का डबल कितना होगा, 224, तो 224 क्या होगी, यहाँ से हमारी दूरी हो जाएगी, तो 224 किलोमीटर की दूरी, तो डिस्टेंस कितनी होगी, 224, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या करनी है, हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। मतलब जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 12 है, तो सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए सम संख्या क्या होती है। सम संख्या मतलब क्या, 2 4 6 8 10 जो 2 से डिवाइड हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, या तो एक तरीका ऐसा होता है कि फॉर्मूले से करो, पहले x मानो, फिर x + 2 फिर x + 4, इस टाइप से संख्याओं का औसत 12। लेकिन मैं आपको क्या सीधा सा एक मतलब बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप मात्र 2 से 5 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या, यहाँ पर 5 लगातार सम संख्याओं का औसत, तो 5 संख्या है तो क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। इनका औसत कितना है, 12 है। अब यहाँ पर जो 12 एवरेज है वो बीच वाली संख्या में रखना है। बीच वाली मतलब क्या, 2 इधर छोड़ो 2 इधर छोड़ो, अगर यहाँ पर 3 होगा तो 1 इधर 1 इधर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बीच वाली संख्या हो गई 12, इनका औसत 12 है। तो देखो सम संख्या है तो क्या होगा, 12 के बाद क्या आएगी 14, उसके बाद 16, इसके आगे को संख्या कौन सी हो जाएगी 10, इसके फिर आगे 8। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, मतलब हमें पहली जो मतलब 5 संख्या, अब इन सबको जोड़ोगे आप, मतलब जैसे इन सबको अगर जोड़ोगे और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या आएगा 12 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि पहली मतलब 5 संख्या कौन कौन सी है, 8 10 12 14 और 16। लेकिन हमें तो यहाँ पर पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या देख लो इसमें कौन सी 16, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर क्या होगा 16 इज राइट आंसर। अब यहाँ पर एक और तरीके से भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे छोटी संख्या 8। अब यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा 24, या फिर ये पूछ सकता है कि मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर लो, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमें अगर संख्या पता होगी कि 5 संख्या क्या क्या है, तो हम उसका मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, चाहे एडिशनल हो चाहे माइनस हो, कुछ भी हमें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ वर्क इन 15 days बट 10 of them absented themselves,
इफ द रेस्ट ऑफ मैन फिनिश द वर्क इन 25 days, फाइंड द नंबर ऑफ मैन दैट हैड इंटिली डिसाइडेड टू डू द वर्क। मतलब हमें क्वेश्चन में यहाँ कहा गया है कि व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करने का निश्चय करता है, लेकिन उनमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष व्यक्ति उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं तो व्यक्तियों की संख्या आरंभ में कितनी थी, वो हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें सवाल में जो गिवन है कि व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो सबसे पहले इस टाइप के जो सवाल आते हैं उनमें एक बेसिक सा ही फार्मूला होता है मजदूर, कार्य और दिवस वाला। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक दो पहले भी करा चुका हूँ, पर ये थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि व्यक्तियों का एक दल किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करने का निश्चय करता है। तो व्यक्तियों का एक दल मतलब हम उनको x मान लेते हैं, x व्यक्ति एक कार्य को 15 दिनों में पूरा करने का ठेका लेता है या निश्चय करता है, लेकिन उनमें से 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। मतलब जो x व्यक्ति थे उनमें से क्या हुआ, 10 अनुपस्थित हो गए। मतलब क्या, x - 10 व्यक्ति अनुपस्थित हो जाते हैं। तो शेष व्यक्ति उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। मतलब शेष व्यक्ति अगर 10 अनुपस्थित होंगे तो उस कार्य को करने में क्या ज़्यादा ही समय लगेगा। अगर 10 व्यक्ति नहीं आएंगे, पहले 15 दिन लग रहे थे तो अब 25 दिन लगेंगे। तो व्यक्तियों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, मतलब यहाँ पर जब स्टार्ट हुआ था कार्य, जब व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, तो x की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ से फाइंड। तो इस टाइप के सवाल करने के लिए सबसे पहले हमें इस टाइप से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर x × 1 × 15, तो क्या होगा यहाँ पर 15 × x बराबर, यहाँ पर क्या है x - 10 × 15। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सिंपली सोल्व कर लेते हैं। कितना होगा 15x, यहाँ पर क्या होगा 15 का मल्टीप्लाई x में कितना होगा 25 है, सॉरी यहाँ पर 25 है, तो कितना होगा 25 का मल्टीप्लाई x में तो कितना होगा 25x, और 25 का मल्टीप्लाई 10 में तो कितना होगा 250। अब यहाँ पर क्या है, ये 15x से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 25x - 15x बराबर 250। बस, तो कितना होगा यहाँ से 10x बराबर 250, तो 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना होगा 25। तो प्रारंभ में टोटल कितने व्यक्ति थे, c मतलब 25 व्यक्ति थे। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5000 रुपीज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम आफ्टर 2 years। मतलब 5000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। मतलब हमें यहाँ पर मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन जो दिया हुआ वो है P, मतलब हम सबसे पहले जो हमें दिया वो लिख लेते, तो P कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5000 रुपये। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, यहाँ से हमें 10% है। उसके बाद समय जो है मतलब n बराबर 2 ईयर, चक्रवृद्धि ब्याज में समय को n से या t जो आपको ठीक लगे, ठीक है, n बराबर कितना है 2 ईयर, और ज्ञात क्या करना हमें CI। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बात ये होती है कि CI निकालने का फार्मूला आप चाहो तो फार्मूले से भी कर सकते हो। तो अमाउंट बराबर क्या होता है P 1 + R/100 और इस पूरे की पावर n। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अमाउंट निकल के आता है। जब भी हम फॉर्मूले से वैल्यू पुट करते हैं तो हमें अमाउंट मिलता है। तो P कितना है 5000, उसके बाद 1 प्लस रेट कितनी है 10% डिवाइड में 100, और ऊपर समय जो है उसकी घात 2। यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5000 मल्टीप्लाई, देखो 100 का मल्टीप्लाई 1 में प्लस 10 कितना होगा 110 डिवाइड में 100 और 2 घात, तो 2 बार लिख लेते हैं 110/100। बस यहाँ से हमें इसको सिंपली सोल्व करना है। तो 1 2 3 0 से 3 0 कैंसिल, उसके बाद 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल होगा 2 बार। अब यहाँ पर क्या है 110 और 110, मतलब इन दोनों का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होगा 11 का मल्टीप्लाई 11 में कितना होगा 121, उसके बाद 00 और डिवाइड में क्या है 2। 11 का मल्टीप्लाई 11 में 121 और 1 और 2 0, तो 2 0 हो गए। बस यहाँ से डिवाइड कर लो, कितनी बार डिवाइड होगा 2 से 6 टाइम, फिर 0, फिर 5 टाइम, फिर 0, मतलब कितना होगा 6050 रुपये। तो ये क्या आया हमारा अमाउंट आ गया। लेकिन हमें तो यहाँ पर CI ज्ञात करना है। तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर जो होता है वो होता है A - P।
अब यहाँ पर हमें ए कितना है 6050 माइनस पी कितना है 5000, तो सी आई कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, तो कितना होगा 1050 1050। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा डी वाला, डी इज राइट आंसर। देखो ये तो हो गया एक फार्मूले के बेस में। और एक और जो है सी आई निकालने का तरीका ये होता है कि आपको अगर सी आई की रेट पता चल जाए 2 साल की, देखो सी आई में सबसे पहले ये होता है कि मूलधन ब्याज रेट वगैरह वगैरह जो भी है ना हर साल चेंज होते रहते हैं। मैं आपको जैसे रेट निकालना बता देता हूँ, लेकिन ये रेट तभी फॉलो होगी जब समय कितना होगा 2 ईयर। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि रेट कितनी है, रेट परसेंट जो है वो है 10%। उसके बाद समय n बराबर कितना है 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो सबसे पहले। तो 10 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे कितना होगा 20। ठीक है, अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लाई कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है 20 के बाद पॉइंट करके 2 जीरो लगाना है। उसके बाद यहाँ पर यह 10 का जो है हमें स्क्वायर करना है 2 वर्ष के लिए, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो यहाँ पर 0 0 और 100 तो कितना होगा, इन दोनों का योग कर लो तो 21.00। तो ये जो होती है वो होती सी आई की रेट, और ये क्या होती है एस आई की रेट। ताकि अगर एस आई में क्या होता है अगर एक साल के लिए 10% तो दूसरे साल के लिए भी 10%, तो टोटल कितना होता है 20%। तो ये है साधारण ब्याज की दर और ये है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। अब हमें यहाँ पर पता चल चुका है कि सी आई की रेट जो है टोटल 2 साल के लिए 21% है। तो हम क्या करें यहाँ पर 5000 रुपये का 21% निकाल दें, और वहाँ यही क्या होगा हमारा सी आई हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, अब यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना, तो 21 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना होगा, सबसे पहले तो 0, उसके बाद 5 5 2 10, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 1050। अगर आपको सीआई का चैप्टर देखना है तो प्लीज़ हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, हमने इसमें पूरा बेसिक से स्टार्ट करके बताया हुआ, जिससे कि आपके और भी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 2:3, द प्रॉफिट परसेंट इज, मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 2:3 के अनुपात में है, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार एमपी पुलिस में मैंने देखे हैं, 2 से 3-4 बार मतलब पूछ चुका है, तो इस क्वेश्चन को भी हमें कर ही लेना चाहिए। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य, मतलब यहाँ पर क्या है सीपी और एसपी दोनों का जो हमें रेशियो है वो कितना है 2:3 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। मतलब इस टाइप के सवाल को देख के आप घबराना नहीं कि अनुपात में है तो हम इसको क्या करें, मतलब इसका मतलब ये होता है कि खरीदा 2 रुपये में और बेचा कितने में 3 रुपये में, तो प्रॉफिट ही हुआ होगा। ताकि 2 रुपये में खरीद कर अगर 3 में बेचा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपये का। और हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है ऊपर क्या होगा लाभ और डिवाइड में क्या होता है क्रय मूल्य। ताकि देखो लाभ या हानि परसेंट हमेशा क्या है क्रय मूल्य पर निकलता और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो लाभ कितना है 1 रुपये का है, उसके बाद सीपी कितना है 2 और मल्टीप्लाई बाय क्या करना है 100। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा 50 बार। तो यहाँ से जो हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा वो कितना आएगा 50%। तो राइट आंसर क्या होगा डी वाला, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है 62,000 रुपीज इज डिवाइडेड एमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 1:2:1:3:1:5। The difference of the greatest and the smallest price, स्मॉलेस्ट पार्ट इज, मतलब 62,000 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 1/5 के अनुपात में बांटा जाता है। सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर हमें क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें सवाल में क्या गिवन है कि 62,000 रुपये को ए बी और सी में, मतलब ए बी सी में बांटना है 62,000 रुपये का, और इन तीनों का रेशियो कितना दिया हुआ हमें, ए का दिया हुआ है 1/2 बी का कितना है 1/3 और सी का कितना है 1/5। और ज्ञात क्या करना है हमें
सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर। अब हमें सबसे बड़ा भाग और सबसे छोटा भाग वो कैसे पता चलेगा, जब हम रेशियो ज्ञात कर लेंगे। देखो यहाँ पर जो है ये रेशियो मतलब 1/2, 1/3, 1/5 है, तो हम यहाँ पर क्या करें, इन तीनों का परफेक्ट रेशियो बना लेते हैं। तो जब भी संख्या अनुपात में होती है तो क्या करें, तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो 2, 3 और 5, इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 2 और 3 5, ताकि क्या एलसीएम क्या होती है, वह छोटी छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी और 5 से भी। तो 2 से कितनी बार डिवाइड है, 30, 15 बार, तो ऊपर 15। उसके बाद 3 से 10 बार, तो ये 10। उसके बाद 5 से कितनी बार, 6 बार, तो ये 6। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल चुके हैं कि ए, बी और सी तीनों के रेशियो कितने हो गए, 15:10:6। और हमें यहाँ पर याद क्या करना है, सबसे बड़े भाग मतलब 15 - 6, इन दोनों का हमें डिफरेंस ज्ञात करना है, ताकि सबसे बड़ा भाग 15 है और सबसे छोटा भाग 6 है। ठीक है, लेकिन हमें अब यहाँ पर राशि भी ज्ञात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखो टोटल इन तीनों का एडिशनल कितना है, 62,62,000। तो यहाँ पर भी हम तीनों का क्या करेंगे, एडिशनल। तो 15 और 10 25, 25 और 6 31, और इसको 31 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। और हमें पूछा क्या है, सबसे बड़े भाग और सबसे छोटे भाग का अंतर। तो देखो यहाँ पर या तो एक काम ये कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो सबसे बड़ा भाग आएगा, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो सबसे छोटा भाग आएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो इतनी मेहनत हमें यहाँ पर करनी नहीं है, हमें तो क्या है, सिंपली जो क्वेश्चन सिंपली सोल्व होगा उसको सिंपली तरीके से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर 15 और 6 दोनों का डिफरेंस कितना है, 9 है। तो मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई बाय 9 कर देता हूँ, तो डायरेक्ट क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। एक ही बार में अपना सवाल क्या कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ से 31 से कितनी बार कैंसिल होगा, ये 2 बार, मतलब और 3 0 लास्ट में। तो 2000 × 9 तो कितना होगा, 2000 × 9 तो 18,000। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, रुपए में 18,000। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर होगा वो डी होगा, डी इज राइट आंसर। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, और आप कमेंट्स करके मुझे बताएं जरूर कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप कमेंट्स नहीं करते हो तो मुझे पता ही नहीं चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।